हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है पाश्चात्य शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शिक्षा का विकास क्या हुआ, इस पे हम गौर करेंगे। और इससे सवाल पूछता ही पूछता था कौन सा एक्ट बना था, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, या फिर वुड डिस्पैच है, हंटर आयोग ने शिक्षा के लिए क्या किया। मेरा फोकस आज हंटर कमीशन तक रहेगा। और एक चीज़ और है इसमें कि हमें देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआती दौर में जब वो व्यापारिक यूनिट थी, व्यापारिक इकाई थी, तो उसका फोकस शिक्षा पे बहुत ज़्यादा नहीं रहा था। लेकिन जैसे प्रशासन उनके हाथ में आया तो उन्हें शिक्षा पे काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम पहले आते हैं कि पहले कैसी शिक्षा प्रणाली थी। तो ये मुगल काल था। मुगल काल के समय क्या था कि शिक्षा के लिए मदरसा होते थे, और मदरसा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थे, वरन निजी प्रयत्नों से इनमें धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा दी जाती थी, पर राज्य की ओर से इनको अनुदान दिया जाता था। ये देखना पड़ेगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा का भाव था। प्रौद्योगिकी की शिक्षा जिस दौर में प्रिंट कल्चर, दुनिया में प्रिंट संस्कृति या प्रिंट कल्चर हम पढ़ते हैं, कल्चर पूरी दुनिया को बदल रहा था। 1450 से लेकर के 1550 काल जो है ये प्रिंट कल्चर काल है। और प्रिंट कल्चर हमने देखा कि दुनिया के पूरा एक माहौल को बदल दिया है। पढ़ने लिखने की एक संस्कृति डेवलप हुई और शिक्षा तक सबकी रीच हुई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा तक कितने लोगों का रीच हुई। उस दौर में उन देशों में एजुकेशन फॉर ऑल था, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन था। 1 या 2% लोग तक शिक्षा थी। किताबें रक्षार्थ थी, न कि उपयोगार्थ। हमने एक लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा था, एक लाइन बड़ा अच्छा लगा था, मैं सोचा कोट कर दूं कि किताबें जो थी उपयोगार्थ नहीं, रक्षार्थ थी, रक्षा करनी है। जबकि प्रिंट कल्चर में क्या हुआ था कि उस दौर में किताबें छप छप के पेनी बुक्स और सर्कुलेट होती थी, अखबार वगैरह छपने का ट्रेंड था। खैर हमारे यहाँ नहीं था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले सर्वे काम 1822 में टॉमस मुंडो ने करवाया। सर्वे कौन कर रहा था, सवाल ये उठता है। हम हर लाइन में सवाल उठाएंगे और शिक्षा क्या है मेरी राय में इस प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जिला न्यायाधीश के रिपोर्ट पे था। सेम चीज एलिफिंस्टन ने मुंबई में करवाया था। इसे बातें उभर के आई कि 1000 लोगों पे एक विद्यालय तो था, लेकिन स्त्री शिक्षा का नितांत अभाव था। जब हम आधी आबादी को, जो आधी दुनिया का प्रतीक है, उसको शिक्षित नहीं करते तो सीधी सी बात है कि हम इस रेस में पिछड़ चुके होते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने में परिवर्तन आया है। शुरुआती जो यदि एक के हिसाब से देखा जाए तो पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रबंध किया गया। कंपनी को अलॉट किया गया कि वो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि विवाद इनएविटेबल है, होना ही होना है यहाँ पे विवाद। तो इसमें क्या हुआ कि ये विवाद जो 2 भागों में था, एक प्राच्य शिक्षा और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा दी जाए, किस भाषा में दिया जाए और किनको शिक्षा दिया जाए, क्या सबको, क्या उद्देश्य क्या था। यदि कॉलोनियल उद्देश्य इनका देखें तो पहला क्लर्क बनाना, दूसरा धर्म का प्रचार करना। ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य था कि वे धार्मिक शिक्षा का प्रचार इस कदर करें कि हिंदू और मुसलमान अपना धर्म भूल जाए और सबका क्रूसिफिकेशन हो जाए, सब लोग ईसाई बन जाए। तो जो एक प्राच्य और पाश्चात्य के विवाद चलता रहा है। एक वर्ग मान रहा था कि भारत की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन भाषा की शिक्षा दी जाए। दूसरा पाश्चात्य मानता था कि आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाए। इस विवाद का जो सोल्व हुआ जब लॉर्ड मैकाले यहाँ पे आया, और 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के आज्ञा से उसने एक मैकाले स्मरण पत्र, उसको हम लोग बोलते हैं मैकाले माइन्यूट, इसमें एक क्लियर हुआ कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए। 2 स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले का है
कि वो ऐसा भारतीय निर्माण करना चाहते हैं जो कलर्स तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट से और संस्कार और स्वभाव से अंग्रेज हो। तो कहीं ना कहीं ये एक शिक्षा के द्वारा एक सांस्कृतिक समन्वय वो नहीं बना रहे थे, सांस्कृतिक संघर्ष बना रहे थे, जिसमें एक मजबूत देश की जो सभ्यता संस्कृति होती है कमजोर देश की सभ्यता संस्कृति का क्षरण करती है, संरक्षण नहीं करती, पैट्रोनेज नहीं देती। तो इसमें मैं अब हम लोग आते हैं इस पे। सबसे पहले जो 1853 का एक्ट बना, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा 1854 में वुड डिस्पैच आया। पूरा नाम इनका चार्ल्स वुड है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी, इसके अधिकारी थे। तो चार्ल्स वुड जो इनका काम था शिक्षा के, भारत में शिक्षा की जांच करना। तो इनका जो प्रावधान था इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। सवाल ये पूछ सकता है कि भारत में शिक्षा किस अधिनियम को एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब हम बात करेंगे कि मुख्य प्रावधान इसके क्या थे। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि पहली बार क्या किया कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। दूसरा, जो प्राथमिक शिक्षा थी अंग्रेजी में और मध्य स्तर की शिक्षा जो है एक देसी भाषा और अंग्रेजी में दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा नहीं, प्राथमिक शिक्षा जो दी जाए वो मातृभाषा में और आगे जो शिक्षा हो वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाए। तीसरा, इन्होंने पहली बार टीचर एजुकेशन की बात की और स्त्री शिक्षा की बात की। और एक बड़ा जो परिवर्तन इसमें हम देखते हैं कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे भारत में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कौन कौन? 1857 में बंबई, कलकत्ता का मद्रास, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट है ये है हंटर कमीशन। वो एक्ट था, एक कमीशन है। इसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया और इसका उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के बारे में सिफारिश देना था। अब ये सवाल उठता है कि जो हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य तो एक तो जो चार्ल्स वुड के जो प्रावधान थे, वुड कमीशन के जो प्रावधान थे, तो उसका मूल्यांकन करना था कि टू विच एक्सटेंट, किस सीमा तक ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। तो ये जो हंटर कमीशन थे, इन्होंने इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा प्राथमिक शिक्षा रहा और माध्यमिक शिक्षा रहा। इन्होंने पहली बार बात की कि स्त्री शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेसिडेंसी नगरों में तो वुमेन एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, लेकिन जो छोटे छोटे जगहों पे है वहां स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में क्या होता है कि हम तथ्यों को बहुत अच्छे से गहराई से समझ लेते हैं। यदि आप किसी भी कठिन चीज को मगही है जो भी भोजपुरी आपकी है, यदि आप उसमें समझते हैं तो थोड़ा सा शुरुआती में और तो लगता है, पर मूल चीज को पकड़ लेते हैं। जबकि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ये मातृभाषा में बचपन से जो पहली भाषा हमने सीखी थी वो था, मातृभाषा थी हमारी, मदर टंग था, क्षेत्रीय भाषा जो से कहते हैं। इस काल में भी क्या हुआ कि 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1882 में पंजाब में, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और
प्रेसिडेंसी नगरों में स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह खोले गए। जो दो बातें जो छूट रही थी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि इन सब तमाम प्रावधानों से पहले 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर की थी और इसके 7 साल बाद 1791 में संस्कृत स्कूल की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और पढ़िए। इस 91 के 9 साल बाद कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। यद्यपि बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हस्तक्षेप के कारण लॉर्ड वेलेस्ली को बंद करना पड़ा संस्थान। ये जो 1751 में संस्कृत विद्यालय था, यही आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य था कि भारत में जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है किस प्रकार की है और किस सीमा तक ये मीनिंगफुल है। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ, इसका प्रारंभिक उद्देश्य था वो सिविल सेवा के जो अधिकारी जो बाहर से आते थे उनको प्रशिक्षण देना या भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान देना। यद्यपि इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसके 6 साल बाद 1806 में हैलीबेरी कॉलेज की स्थापना की गई। अब जो एक सवाल था भाषा का, तो क्लियर हुआ कि किस भाषा में शिक्षा दी जानी है। बहुत सारी आलोचनाएं उसकी अभी भी है, बहुत सारे पक्ष में भी लोग बोलने वाले हैं। दूसरा जो है कि जो शिक्षा किसको दिया जाए, इसमें विप्रवेशन का सिद्धांत था। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें मान रहे थे कि यदि एलिट क्लास को शिक्षा दिया जाए तो ये मिडिल क्लास को शिक्षित करेगा और मिडिल जो है कॉमन्स को। इंग्लैंड में यही हुआ था और इसी अनुभव को ये भारत में लागू करना चाहते थे, लेकिन ये भारत में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भारत इंग्लैंड का जो समाज थोड़ा सा रेडिकल था और भारत में जो समाज था रूढ़ी प्रधान था। तो हुआ क्या कि जो लोग एजुकेटेड हो गए वो समाज से अपने अलग मान लिए और जो बुद्धि से काम करते थे उनका एक अलग वर्ग बन गया और जो हाथ से काम करने वाले उसको हे दृष्टि से देखने लगे। आज भी यही हमारे जो शिक्षा पद्धति के एक दोष माना जाता है। तो लेकिन अब जो धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे चल के एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिया गया। यहाँ पे एजुकेशन फॉर समवन था, कुछ लोगों को शिक्षा देने की बात थी और बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन नहीं आया। तो जो अगला जो टॉपिक हमारा होगा, हम विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में यदि कोई त्रुटि होगा तो मैं माफ़ करेंगे। कोशिश ये मैं करूँगा कि अगली बार जब भी वीडियो बनेगा, जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो मैं वेल रिसर्च करके अच्छे से अध्ययन करके बनाऊँगा और कोशिश ये होगी कि बहुत ही सरल, क्योंकि कठिन चीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल है। आप कठिन चीज़ को है जितना सरल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे गणित बनाते हैं तो बहुत कठिन जो मैथ्स होता है उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ देते हैं तो आसान होता है। हम जीएस के साथ ऐसा ही कर सकते हैं कि बहुत ही कठिन टॉपिक है तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं। एक बात और, ये ह्यूमैनिटीज है, थोड़ा सा आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार नया नया एंगल, मेरे साथ ऐसा होता है, आप जितनी बार पढ़ते हैं हर बार नया नया एंगल उभर के आता है। कई बार कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो हमें बार बार प्रैक्टिस बार बार हमें काम करने की ज़रूरत इसमें है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।